नमस्कार, इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट लेसन को कवर किया था, जिसमें हमने प्रदूषण के बारे में बेसिक क्वेश्चंस को कवर किया था। जितने भी प्रदूषण से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हमने वहाँ पे फर्स्ट लेसन के रिगार्डिंग में कवर कर लिया था। तो आशा करूँगा कि आपने वीडियो को देखा होगा और चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आई होंगी। आज हम सेकेंड लेसन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि हमारे फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हालांकि हम एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन को मर्ज करके आपके सामने लाते हैं, तो ये फोर्थ क्वेश्चन के साथ साथ और भी कई क्वेश्चन को कवर करने वाला है। तो जान लेते हैं कौन कौन से आज क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के संगठन के बारे में आपको बताने के लिए अगर पूछा जाए तो भी आप इस आंसर को मेंशन कर सकते हैं। वायु की गुणवत्ता नापने की इकाई, वायु प्रदूषण के प्रकार व कारण बताइए, वायु प्रदूषण के प्रभाव को लिखिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। अगर आपसे वीटीयूपी के क्वेश्चन पेपर में इन सभी में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस आंसर को मेंशन कर देते हैं। तो चलिएगा आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, वायु प्रदूषण क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। वायु प्रदूषण क्या है? वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस का एक विशेष मिश्रण होता है। जैसे आपको पता है कि जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैस होती है उसका एक विशेष तरीके का मिश्रण होगा, कोई ना कोई तो मिश्रण होगा ही। ठीक है, मिश्रण का मतलब क्या हो जाता है? रेशियो। मैं लिख देता हूँ, मिश्रण का मतलब क्या हो जाता है? रेशियो। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैस है, जो भी आपकी ऑक्सीजन वगैरह है, उसका एक प्रॉपर रेशियो होता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस का एक विशेष मिश्रण होता है। यदि किन्हीं कारणों से वह रेशियो बदल जाए तो इस घटना को वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या ये गलत चीज़ लिखी? नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ नहीं लिखी, बिल्कुल सही चीज़ लिखी है। वायु मंडल में एक तरीके का हमारी जितनी भी गैसेज होती हैं, आप नाइट्रोजन गैस ले लो, आप ऑक्सीजन गैस ले लो, आप आर्गन गैस ले लो, आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, आप कोई भी गैस ले लो, तो सभी का क्या होगा? एक प्रॉपर रेशियो होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको रेशियो वगैरह भी बताया कि नाइट्रोजन का 78% है हमारे वायुमंडल में, ऑक्सीजन का 21% है, आर्गन का हमारा 0.9% है। अब समझिए ये जो रेशियो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, किसी कारणवश अगर ये रेशियो उलट पलट हो जाता है, ऑक्सीजन मान लीजिए 0.9% बची और आर्गन हमारी 21% हो गई, तो ऐसा क्या होगा कि ये वायु प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। वायु प्रदूषण में पाई जाने वाली सभी गैसें, जितनी भी गैसें होती हैं, का एक विशेष तरीके का मिश्रण होता है, मतलब रेशियो होता है। यदि किन्हीं कारणों से वे रेशियो बदल जाते हैं तो इस घटना को वायु प्रदूषण कहते हुए हैं। ठीक है ना। तो वायु प्रदूषण में जितने भी हमारी गैसेज हो सकती हैं, मतलब और भी गैसेज होती हैं, मैंने उन्हें मेंशन नहीं किया, वो बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। तो ये 4 तरीके के गैसों के आपके रेशियो याद करके जाना है। जो आपके गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन आपका 78% आपके वायुमंडल में पाई जाती है, ऑक्सीजन हमारी 21% पाई जाती है, आर्गन हमारी 0.9% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.031% पाई जाती है। तो ये आपका रेशियो हो जाता है गैसेज का। तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं अपने। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वायु की गुणवत्ता को नापने के कौन कौन से हमारी इकाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चार्ट को मेंशन किया हुआ है, चार्ट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सूचकांक के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे आपको स्तर के बारे में बताया हुआ है, स्थिति के बारे में बताया हुआ है, स्वास्थ्य पे प्रभाव। सूचकांक मतलब कि एक मान लीजिए आपके पास एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, वायु का प्रदूषण नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें यहाँ पे एक ऐसे निकला हुआ है, यहाँ से वायु सक होती है, जो एयर होती है वो सक होगी, और यहाँ पे आपको मीटर में दिखा देगा कि वायु का कितना रेशियो है। तो मतलब कि ये रेशियो हो गया हमारा। ठीक है ना। अभी ये क्या हो गया? स्तर हो गया, मतलब कि ये आप समझ सकते हैं, ये जो मीटर है ये हमारा रेशियो भी दिखा देगा कि 0 से 50 हमारी है गैस अच्छी है, या फिर 51 से 100 के बीच में जो भी रेशियो होगा वो बता देगा, और यहाँ पे एक इंडिकेटर में कलर भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूचकांक, स्तर, स्थिति और स्वास्थ्य पे प्रभाव। अगर हमने मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट ले गए किसी स्थान पे और जाकर के हमने टेस्ट किया, हमारा सूचकांक 0 से 50 आया, तो और हमारा फिर वहाँ पे कलर क्या दिखाएगा? हरा दिखेगा। तो स्थिति हम क्या समझ जाएंगे? अच्छी है, मतलब कि जीने योग्य है, उचित है, अच्छी ये बात है। ठीक है, अगर हमारा सूचकांक 51 से 100 के बीच में मिलता है तो हमारा कलर हमें पीला मिलेगा, संतोषजनक आपको स्थिति मिल जाएगी और ठीक ठाक आपको रहने योग्य मिल जाएगा। अगर आपका सूचकांक 101 से लेकर के 150 के बीच में मिलता है तो आपको रंग नारंगी मिलेगा, आपको स्थिति माध्यम मिल जाएगी, और बुजुर्गों व बच्चों के लिए ये गंभीर स्थिति का संकेत है। हालांकि नवयुवक जो होंगे वो इस तरीके की वायु में जीवित रह सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो 151 से लेकर के 200 के बीच में अगर आपका सूचकांक है तो आपको लाल रंग की इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, और स्थिति आपको कमज़ोर देखने को मिलेगी। सभी के लिए गंभीर है ये, या फिर नवयुवक हो, या फिर बुजुर्ग हो, या फिर बच्चे हो, सभी के लिए गंभीर स्थिति का ये संकेत देती है। अगर हमें यहाँ पे 201 से लेकर के 300 के बीच में
इंडिकेशन मिलता है तो हमें कलर यहाँ पे बैगनी देखने को मिल जाएगा, और ये जो स्थिति है ये गंभीर की तरफ इशारा कर रही होती है, ये नुकसानदायक गैस हमारे लिए होती है। अगर गैस का हमें इंडिकेशन 300 से लेकर कि 500 या फिर 500 से भी अबव मिलता है तो यहाँ पे हमें गहरा भूरा रंग देखने को मिल जाएगा। ये हमारी बेहद गंभीर स्थिति है, यहाँ पे जीना दुष्बर है, मतलब कि यहाँ पे जी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का चार्ट है। ये हमारा चार्ट वायु की गुणवत्ता नापने की इकाइयों को दर्शाता है। तो आशा करूँगा कि ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी डाउट है, तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, आपको पूरी तरीके से चार्ट ये समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा अभी हम नेक्स्ट अपने पॉइंट में बढ़ते हैं। वायु के कितने प्रकार हो सकते हैं और वायु किन किन कारणों से हमारी प्रदूषित होती है। तो चलिएगा यहाँ पे देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण के यहाँ पे मेन दो हमारे रीज़न हो सकते हैं। प्राकृतिक वायु प्रदूषण का रीज़न हो सकता है या फिर कृत्रिम। यहाँ पे ये मैंने दिखाया हुआ है, इसे दो तरीके में मैंने बांटा हुआ है कि देखिए वायु प्रदूषण जो होता है वो प्रकृति के कारण भी हो सकता है या फिर हमारे मानव कृत्रिम के कारण भी वायु प्रदूषण हो सकता है। प्रकृति के कारण कैसे होगा, आप कहोगे कि प्रकृति हमारी वायु को प्रदूषित कैसे कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स के थ्रू कि प्रकृति भी हमारी वायु को प्रदूषित कर रही होती है। तो प्राकृतिक वायु प्रदूषण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो कई सारी गैसेज जो होती हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर में आकर के ऐड ऑन हो जाती हैं, तो ऐसे में ज्वालामुखी विस्फोट से भी हमारी वायु प्रदूषण होता है। आंधी तूफान के आने से भी हमारा वायु प्रदूषण होता है। देखिएगा आंधी तूफान आती है तो कई धूल कण जो होते हैं वो छोटे छोटे रेशियो होते हैं, वो हमारे हवा के साथ में मिल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा वायु प्रदूषण देखने को मिल जाता है। तो आंधी तूफान के कारण भी हमारा वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। ये एक प्राकृतिक है, तो इसलिए प्राकृतिक वायु प्रदूषण के कारण में मैंने इसे मेंशन किया हुआ है। गर्मी में लगी आग, देखिए गर्मी जब ज़्यादा होती है तो आपने सुना होगा कि गर्मियाँ होती हैं तो सूखे पत्ते जो होते हैं वो आपस में रफ करते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, जिसकी वजह से आग लग जाती है जंगलों में। तो गर्मी में लगी आग के कारण भी हमारा वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, दलदलों से निकली हुई CH4 जो मीथेन गैस होती है, आपको पता है जो दलदली स्थान होते हैं वहाँ पर आपको मीथेन जो गैस होती है वो आपको CH4 गैस देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। बैक्टीरिया के कारण भी आपकी यहाँ पे वायु प्रदूषण होता है। जो भी छोटे छोटे, जैसे हमारे देखा होगा अगर चूहा वगैरह मर जाता है कहीं पे भी तो उस पर छोटे छोटे बैक्टीरिया लग जाते हैं, और बैक्टीरिया जब लग जाते हैं तो चूहा जो होता है वो हमारा स्मेल मारने लगता है, स्मेल देने लगता है। तो ऐसे कारण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ऐसे में हमारा वो भी हमारा वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। धूमकेतु जो हमारे आपने देखा हुआ है, धूमकेतु होते हैं हमारे स्पेस में, या फिर क्षुब्ध ग्रह आदि के पृथ्वी से लड़ जाने पर भी हमारा वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। तो ये मेन बेसिकली रीजंस होते हैं 6 जिनके कारण से हमारा वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। और ये जो भी रीजन होते हैं ये हमारी प्रकृति में के कारण होते हैं, इसमें कोई भी मानव का लेना देना नहीं होता है, तब भी ये वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। कौन कौन से रिवाइज कर देता हूँ। ज्वालामुखी के कारण, आंधी तूफान के कारण में, गर्मी में लगी आग के कारण, दलदलों से निकली हुई मीथेन के कारण, बैक्टीरिया के कारण आपका वायु प्रदूषण होता है। धूमकेतु, क्षुब्ध ग्रह या का पृथ्वी में लड़ जाने के कारण वायु प्रदूषण होता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कृत्रिम कारण हैं जिनकी वजह से वायु प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। दहन प्रक्रिया, आपको पता है कि जो भी हमारे गाड़ी में या फिर बाइक वगैरह होती हैं, जो भी हमारी गाड़ी हैं या फिर बाइक हैं, तो इनमें क्या होता है कि पेट्रोल वगैरह को दहन कराया जा रहा होता है। तो दहन प्रक्रिया के माध्यम से भी वायु प्रदूषण होता है। कृषि के कार्यों द्वारा भी वायु प्रदूषण देखने को मिलता है कि आप देखते हैं कि कई सारे यूरिया या फिर कई सारे दवाओं का छिड़काव किया जाता है, जिसके वजह से भी हमारा वायु प्रदूषण देखने को मिल जाता है। औद्योगिक निर्माणों के द्वारा आपको वायु प्रदूषण देखने को मिल जाता है। जब भी कोई मिल वगैरह बनाई जाती है, आपको पता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक चिमनी वगैरह लगाई जाती है, तो चिमनी की वगैरह से भी हमारा वायु प्रदूषण देखने को मिल जाता है। विलायकों के उपयोग से भी हमारा वायु प्रदूषण देखने को मिल जाता है। घरेलू काम में दहन, आप देखते हैं घर में आपकी मम्मी क्या करती हैं, चूल्हा वगैरह में खाना वगैरह बनाती हैं, तो इस वगैरह से भी हमारा वायु प्रदूषण देखने को मिल जाता है। या फिर आपका जो घर में एक चूल्हा होता है जिसमें लकड़ियाँ वगैरह लगा करके आग लगाई जाती है, तो इसकी वजह से भी आपको वायु प्रदूषण देखने को मिल जाता है। ठीक है, मोटर गाड़ियों का उपयोग से भी वायु प्रदूषण देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिकली हमारे 6 रीज़न हैं जिनकी वजह से ये मानवीय रीज़न है जिनकी वजह से हमारा वायु प्रदूषण देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों अभी तक की हम लोगों ने बात कर लिया है कि वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण में जितने भी हमारे गैसों के रेशियो होते हैं उनके बारे में हमने बात किया था यहाँ पे, और फिर हमने वायु की गुणवत्ता नापने के बारे में बात किया था कि वायु की गुणवत्ता किस के माध्यम से नापी जाती है और कि क्या क्या उसके आंकड़े हो सकते हैं और वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया था। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं
कि वायु प्रदूषण को नियंत्रण किस तरीके से करेंगे और वायु प्रदूषण के क्या क्या हमारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वायु प्रदूषण के हमारे क्या क्या प्रभाव हैं। मानव के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप देखिए कि अगर आप ऐसी वायु में रह रहे हैं, ऐसी एटमॉस्फेयर पे रह रहे हैं जहाँ जो एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे आपको बीमारियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं पर मानव वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, पेड़ पौधों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, जलवायु व मौसम पर वायु का प्रभाव पड़ता है, इमारतों पर वायु का प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, और धूम धातुओं पर भी आपके वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए धातु है कोई, अब वायु यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर SO2 है, तो यहाँ पे भी आपकी जो धातु होगी वो जल्दी जंग लग जाएगी और जल्दी हमारी क्षीण हो जाएगी। या फिर इमारत है तो इमारत पे भी क्या हो जाता है कि बहुत जल्दी हमारी इमारत ढह जाती है। तो इस तरीके से हमारे वायु प्रदूषण का प्रभाव इन सभी फैक्टर्स पे पड़ रहा होता है। अगर आप VTUP के एग्जाम में आंसर शीट में लिखते हैं तो इनके बारे में 2-2 लाइन भी अगर आप अपने मन से लिख देते तो कोई भी गलत नहीं होगा। आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2-2 लाइन अपने मन से भी आप लिख देंगे बना करके तो भी आपका काम बन जाएगा, अच्छे खासा आपको आंसर मिल जाएगा लंबा चौड़ा। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं नियंत्रण करने के उपाय के बारे में यहाँ पे। ठीक है, अगर वायु प्रदूषण हो गया है तो वायु प्रदूषण को नियंत्रण कैसे करेंगे या फिर आगे भविष्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है। तो पहला हमारा पॉइंट है कि कारखानों की चिमनियों को ऊंचा करके हम लोग वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है कि मोटर गाड़ियों में कोयले, पेट्रोल, डीजल आदि के बदले हम लोग बिजली चलित वाहन बनाए जाए। मतलब कि आज आपको पता है जितनी भी मोटर गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, मोटर गाड़ियाँ वगैरह जो भी होती हैं, ये हमारी डीजल, पेट्रोल या फिर कोयले वगैरह से चल रही होती हैं। तो इनमें हम लोग क्या करें कि बिजली का प्रयोग करें। तो बिजली के प्रयोग से क्या हो जाएगा कि हमारा प्रदूषण कम होने लगेगा। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है कि पुराने वाहनों पर रोक लगाई जाए। आपको पता है कि जितने भी पुराने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर पुराने वाहन होते हैं वो हमारे ज़्यादा खपत करते हैं, पेट्रोलियम का जितना भी होता है खपत वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए पुराने वाहनों पर रोक लगाई जाए और नए वाहनों को हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि घरों में सौर कुकर का उपयोग किया जाए। आपको पता है कि घरों में माताएं बहनें जो होती हैं वो हमारे चूल्हा में लकड़ी वगैरह लगा करके इसे बंद करती हैं, तब जा कर के खाना बनाती हैं, या फिर कोई अन्य भी मेथड होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए कि सौर कुकर का उपयोग किया जाए। आपको आशा करूँगा कि सौर कुकर के बारे में आपको पता है कि सौर कुकर क्या होता है, कि सूरज की रोशनी से खाना बन जाता है उसमें। ठीक है, ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है, तो वो आप समझ सकते हैं। सौर कुकर आप इंटरनेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं। तो घरों में सौर कुकर का उपयोग करके भी हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए। देखिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी आ रही, इलेक्ट्रिसिटी को बनने में भी क्या होता है कि कोयले वगैरह का दहन हो रहा होता है, कोयले का कंबशन हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी प्रदूषण होगा। तो इससे अच्छा क्या है कि हम लोग सौर ऊर्जा का यूज़ करें। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इसे मतलब बार बार प्राप्त किया जा सकता है और इसमें कोई भी प्रदूषण देखने को नहीं मिलता है। तो घरों में हम लोग क्या करें, सौर ऊर्जा का उपयोग करें, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, यूरो मानकों का पालन करके हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। यूरो मानक क्या होते हैं, पहले बात तो यूरो का हम लोग फुल फॉर्म समझ लेते हैं। यूरो का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड्स ऑफ पैसेंजर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यूरो का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड्स ऑफ पैसेंजर। ये क्या होता है कि वायु की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए एवं उसमें सुधार करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा कुछ मानक बनाए गए, जिन्हें यूरो मानक कहते हैं। ये हमारा यूरो मानक का मीनिंग हो गया, ये हमारी परिभाषा हो गई। ठीक है ना, आपसे 2 नंबर पे या फिर 5 नंबर पे पूछ भी सकता है कि यूरो मानक पर एक टिप्पणी लिखिएगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि इसका पहले फुल फॉर्म आपको लिखना होगा, फिर आपको लिखना होगा कि वायु की गुणवत्ता के निर्धारण व उसके सुधार के लिए यूरोपीय संघ द्वारा कुछ मानक बनाए गए, जिन्हें हम लोग यूरो मानक कहते हैं। यूरो मानक हमारे 3 बनाए गए थे, आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। यूरो मानक प्रथम, यूरो मानक द्वितीय और यूरो मानक तृतीय। यूरो मानक जो प्रथम था वह हमारा 1992 में बनाया गया था। यूरो मानक द्वितीय जो है या 1996 में बनाया गया था। यूरो मानक तृतीय जो है वो हमारा 2000 में बनाया गया था। जो यूरो मानक प्रथम था इसमें 3 प्रकार के प्रदूषण कारकों की बात की थी और शीशा रहित ईंधनों का उपयोग करने की बात की गई थी। यूरो मानक द्वितीय को जब बनाया गया था 1996 में यूरो मानक प्रथम को संशोधित करके, तो इसमें 4 प्रकार के प्रदूषणों की बात की गई थी और शीशा रहित ईंधनों का
उपयोग करने की बात की गई थी। यूरो मानक तृतीय 2000 में बनाया गया था। इसमें डीजल चलित वाहनों के लिए बात की गई थी। तो ये आपके यूरो मानक हैं और ये आपके मेन क्या है कि नियंत्रण करने के उपाय हो जाते हैं। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो के साथ में, या फिर आपको इन सभी का नोट्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे भोपाल गैस कांड के बारे में और इंग्लैंड में जो धूम छाया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो आशा करूंगा जो आज को मैंने आपको चीज़ें डिलीवर करी वो आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ जो मैंने आपसे वादा किया था कि आज आपके ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण संगठन बताइएगा। वायु प्रदूषण का जो रेशियो मैंने आपको बताया ना, वही चीज़ संगठन में आ जाती है। वायु प्रदूषण की गुणवत्ता नापने की इकाइयाँ आपको मैं बता चुका हूँ। वायु प्रदूषण प्रकार और कारण बताइए, वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, वायु प्रदूषण के प्रभाव को बताइए और वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय सभी मैंने आपको बता दिए। साथ में यूरो का भी आपका एक प्रश्न क्लियर हो चुका है। तो आपके यहाँ पे कुल मिलाकर के 3 3 6 1 7 क्वेश्चन आज आपके कवर हो चुके हैं। तो आशा करूँगा कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईएस की बुक नहीं है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।